अस्सलाम वालेकुम, सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरमंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन सुमा आमीन। आपको बताया गया सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस सदर नून लीग शहबाज शरीफ के लिए आर्जी रिलीव। शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन नकवी, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 28 सितंबर तक तोसी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तोसी की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि नैब ने जिस्मानी रिमांड के दौरान आमना सामना नहीं करवाया। करप्शन ये होती है कि पब्लिक ऑफिस को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। वकला ने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि आज तक नैब शहबाज शरीफ के अवामी ओहदे और असासों में कोई ताल्लुक साबित नहीं कर सका। नैब तफ्तीश में सियासी मुदाखलत हो रही है। शहजाद अकबर जो कहते हैं 1 हफ्ते बाद उस पर अमल होता है। अदालत ने सबसार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कितने गवाह हैं, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि कल पीटीवी पर शहजाद अकबर ने कहा कि 100 से ज्यादा गवाह हो जाएंगे। अबूरी जमानत केस मेरे मौक़िफ़ के खिलाफ बार सबूत नैब पर है। नैब को साबित करना है कि कहां किस तरह की करप्शन की। नैब को बताना होगा कि किस दफ्तर का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वक्त का खत्म हो रहा है, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने दरख्वास्त की कि केस मुलतवी कर दिया जाए, फिर अगली जमानत पर दलाइल मुकम्मल कर देंगे। अदालत ने सबसार किया कि आपको दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त चाहिए, जिस पर वकील ने कहा कि जल्द से जल्द दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत में पीर तक तोसी करते हुए शहबाज शरीफ के वकील को पीर के रोज दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ जब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे पेशी के लिए, तो जो अदालत है उसका अहाता किया हुआ था कमांडोज और एंटी राइट फोर्स ने, जबकि एसपी सिटी रजा सफदर काजमी और पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के बाहर जो है वो नष्ट की गई थी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से फौरी तौर पर निपटा जाए। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कारकुनान में जो है बड़ी तादाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम शाइस्ता परवेज मलिक, उज़मा बुखारी, राना अरशद अहमद परवेज मलिक अहमद खान समेत दीगर जो रहनुमा है वो भी वहाँ मौजूद थे। जबकि कारकुनान जो है वो अपने कायद के हक में नारेबाजी करते रहे और नैब मुखालिफ नारेबाजी जो है वो भी करते रहे। अदालत ने 28 सितंबर तक तौसी कर दी है केस की। 28 सितंबर को जो है शहबाज शरीफ दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। जी ठीक है जैन, आप भी हमारे साथ रहिए। अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू की। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून में नून और शीन की पेशगोई की। सहाफी ने सवाल किया, शेख रशीद कब के शीन हो चुके? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया। मोहम्मद जुबैर और आर्मी चीफ की मुलाकात के सवाल पर शहबाज शरीफ खामोश रहे। जैन हमारे साथ मौजूद है। जैन बताइएगा, शेख रशीद के हवाले से क्या बात हुई? जी बिल्कुल, जब शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तो शेख रशीद के हवाले से जो सहाफियों ने सवाल किया कि शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि मुस्लिम लीग नून और शीन जो है वो अलहदा होती नजर आ रही है, जिससे शहबाज शरीफ ने कहा कि शेख रशीद कब के शीन हो चुके। सहाफी ने दोबारा सवाल किया कि जो साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने जो आर्मी चीफ से मुलाकात की है उसके बारे में आपके क्या कहना है? तो उस पर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने चुप साध ली और चुप ही अदालत के अंदर जो है वो रवाना हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पर जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की। अदालत आते उनका कहना था कि जो शेख रशीद है उन्होंने एक ऐसे मसले को नशर कर दिया जो कि अवामी इंटरेस्ट नहीं था, अवामी इंटरेस्ट का मसला नहीं था। बहुत शुक्रिया जैन नकवी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग ने अदालती और तहकीकाती इदारों को टारगेट किया। लग रहा था जैसे किसी भारतीय एजेंसी का बंदा बोल रहा है। फजलुर रहमान बमा एहलो अयाल मुल्क को लूटा करते थे। पहले कहा था जिस काम में मरियम सफदर हाथ डालेंगी रुसवाई होगी। एपीसी भी 5th जनरेशन वॉर का शाखसाना करार पाई। जमहूरी निजाम में खानदानी सियासत नहीं होती। जो 20 तारीख को मुनक्कद हुई, ये बुनियादी तौर पर उसी 5th जनरेशन वॉर का एक शाखसाना करार पाई है। ये इल्ज़ाम नहीं है। और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो 1 घंटे की तकरीर की, उस 1 घंटे की तकरीर में और उस
एपीसी के अलामिये में 3 अदारों को टारगेट किया गया है। सबसे पहले जमहूरी अदारों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद अदालती अदारों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद फौजी अदारों को टारगेट किया गया। यही 5th जनरेशन वार का एजेंडा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि बेचारे बमा अहलो अयाल मुल्क को लूटा करते थे, अब की बार सिर्फ 15 के बजाय 1 या 2 खानदान के मेंबर सिर्फ MLA और MPA हैं, वरना 15 अफराद खवातीनों हजरात इनके खानदान के होते थे। MLA MPA वजीर मशीर सेंटर, उनके अलावा और किसी ने शोर नहीं मचाया धांधली का, रॉ का और अजीत देओल की तरह के उसके जज्बात है पाकिस्तान के हवाले से, और वो बेताब है कि वो पाकिस्तान को कई टोटों में तकसीम होना देखना चाहता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं शेख रशीद ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात सामने आई, हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी, नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। कि उसका जो है वो ब्रेकिंग न्यूज में नाम आ जाए, उसने ये सिक्योरिटी फीचर्स को जो है वो वायलेट किया है। कोई ज़हन ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है या कोई परफॉर्म करना है, सिर्फ थ्रू नैब और इंतकामी कार्रवाइयों की ये हुकूमत जो है ये चल रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जॉन्स का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ है। साबिक क्रिकेटर डीन जॉन्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मुंबई में मौजूद थे जहां पर उनका इंतकाल हुआ। डीन जॉन्स ऑस्ट्रेलिया की जानिब से लंबा अरसा क्रिकेट पर हुक्मरानी भी करते रहे, बेहतरीन खिलाड़ी और फिर बेहतरीन कोच के तौर पर सामने आए। डीन जॉन्स की अगर डेब्यू की बात करें तो 16 मार्च 1984 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में उनका डेब्यू हुआ और फिर उन्होंने वनडे का डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ 30 जनवरी 1984 को किया। आखिरी टेस्ट मैच 13 सितंबर 1992 में श्रीलंका के खिलाफ खेला, जबकि आखिरी ओडीआई 6 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ डीन जॉन्स ने खेला। डीन जॉन्स के बैटिंग करियर्स की अगर बात करें तो टेस्ट पे 52 टेस्ट मैचेस खेले, 3631 रन बनाए उन्होंने और ओडीआई 184 खेले जिसमें 6068 स्कोर बनाया। फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। फवाद साहब, पाकिस्तानी क्रिकेट में भी उनका बड़ा अहम रोल रहा। जब PSL स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान में भी दीगर फ्रेंचाइज के साथ काम करते रहे, पहले इस्लामाबाद और फिर कराची। इस तरह से उन्होंने बहुत काम किया पाकिस्तान में क्रिकेट पर भी और इंटरनेशनली भी उनका बहुत बड़ा नाम था। जी, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। पहले तो जब ये न्यूज आई तो यकीन ही नहीं आ रहा था, तो ये न्यूज कंफर्म भी हो गई। पाकिस्तान में जब PSL शुरू हुई और आप देखें जिस पर कोई फॉरेनर आने को तैयार नहीं था, बड़े मुश्किल हालात थे, उस वक्त आके यहाँ पर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम किया। जब टीम UAE में PSL हो रही थी, लेकिन वो खुद इस्लामाबाद आए, उसके साथ साथ दुनिया भर में पाकिस्तान की क्रिकेट के रिवाइवल के हवाले से बात करते रहे, प्लेयर से अपने डिफरेंट ट्वीट करते थे। तो हमें एक अच्छे दोस्त से हम महरूम हो गया पाकिस्तान, बिकॉज उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के साथ के बारे में बात की और पॉजिटिव बातें की कि जब पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा एक ऐसे स्पोर्ट्समैन की जरूरत थी कि वो अच्छी खबरें पाकिस्तान से दे और पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करे। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बिकॉज जिस तरह से डीन पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान में आते थे, यहाँ लोगों से मिलना जुलना था, जिनसे भी इनकी मुलाकात थी वो इनके बारे में अच्छी राय रखते थे, बड़ी पॉजिटिव राय रखते थे। तो बड़ा ही अफसोस हुआ और बड़ा ही दुख हुआ। फवाद साहब, डीन जॉन्स की अगर बात करें तो जो उनका बैटिंग करियर रहा, जब वो खुद खेलते थे तब से लेकर अब तक जब वो कोचिंग के करियर में आए, वो एक मुनफरिद नाम, मुनफरिद मकाम तो रखते थे। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। इसी तरह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इंटरिम हेड कोच के तौर पर एसोसिएट रहे। आपको याद होगा वो जो इंटरनेशनल कप फिक्सचर हांगकांग में हुआ था, वहां पर उन्होंने बड़ा काम किया है क्रिकेट के हवाले से। अच्छा, कोचिंग का पहलू तो जैसे आपने बात की, हमने कर लिया कि जो उनका था, बट एज ए बैट्समैन वो उस जमाने में एग्रेसिव और पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे होते थे, जिस जमाने में कम प्लेयर होते थे इस तरह से खेलने वाले। और डीन जॉन्स की बैटिंग का एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज था और कुछ ही प्लेयर थे जो इतना एग्रेसिवली खेल रहे होते थे। फिर 1987 में जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती थी उस टीम का भी हिस्सा थे। तो कोचिंग तो अब बात की बात है, बट एज ए बैट्समैन, बिकॉज मैंने खुद उन्हें खेलते हुए देखा और बहुत ही
जबरदस्त बैट्समैन थे, मतलब आपको मजा आता था उनकी बैटिंग देखने में। तो बैट्समैन, उसके बाद जो उन्होंने कोचिंग का करियर किया, तो वो ये बहुत ही शानदार एक करियर उन्होंने गुजारा है, क्रिकेटर के तौर पे भी और फिर एज अ कोच भी। और बस अफसोस ये कि जल्दी चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक खबर, क्रिकेटर डीन जॉन्स का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। गैर मुल्की सुफरा डिफेंस अताशियों आलमी इदारों के नुमाइंदों का दौरा कंट्रोल लाइन। DGISPR की जौरा सेक्टर में सिफारती नुमाइंदों को ब्रीफिंग। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां कर रहा है। DGISPR ने वाज़ेह किया, भारत तवज्जो हटाने के लिए इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है। 2014 से LOC पर जंग-बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां बढ़ चुकी हैं। भारत ने 30 और 31 जुलाई को नीलम वैली में क्लस्टर एम्यूनिशन इस्तेमाल किए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ब्रीफिंग दी। आर्टिलरी से क्लस्टर एम्यूनिशन फेंका गया, शहरियों को टारगेट बनाया गया। गैर मुल्की सुफरा डिफेंस अताशियों आलमी इदारों के नुमाइंदों का दौरा कंट्रोल लाइन। DGISPR की जोरा सेक्टर में सिफारती नुमाइंदों को ब्रीफिंग। DGISPR के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वजीर आजम आजाद कश्मीर का कंट्रोल लाइन पर अवामी इज्तिमात से खिताब। कंट्रोल लाइन पर मौजूद फौजी जवानों को सलाम पेश करता हूं। वजीर आजम आजाद कश्मीर का कहना है, आजाद कश्मीर के अवाम दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। राजा फारूक हैदर ने कहा, कंट्रोल लाइन पर 5 किलोमीटर के इलाके में 6 लाख अफराद आबाद हैं। मोदी ने जारियत की तो कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बनेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 100 अरब रुपए की करप्शन बेनकाब। 3 साबिक डायरेक्टर जनरल समेत 128 अफसरान मुलविस पाए गए। ये रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, क्या तफसीलात हैं? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 100 अरब की करप्शन बेनकाब। सिंध लोकल गवर्नमेंट जहीर अब्बासी ने 59 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर ली। 3 साबिक डायरेक्टर जनरल 128 अफसरान मुलविस, 100 अरब रुपए की करप्शन की गई। हुकूमत की 27 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान जमीन की तब्दीली की रकम जमा करवा कर किया गया। करप्शन में मुलविस 4 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश। इस्लान को बराह रास्त मुलविस होने पर 75 सख्त कार्रवाई की सिफारिश। इसके साथ ही गुज़िश्ता 18 सालों में इदारे में चलने वाली करप्शन वजह गैर कानूनी तामीरात में इजाफा हुआ। गैर कानूनी तामीरात के लिए इलाकों को ठेके पर दिया जाता था। इंकशाफ रिपोर्ट निचली सतह के लेकर डायरेक्टर जनरल तक गलत कामों में मुलविस से रिपोर्ट। इदारे की खराबी के नतीजे में 57,000 से जायद गैर कानूनी तामीरात अब भी मौजूद है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है गुज़िश्ता 3 सालों में 3200 से जायद गैर कानूनी तामीरात करवा गई है। इस रिपोर्ट में ये भी, इसके साथ ही जो डायरेक्टरों के अंदर जो कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जिसमें अली असद साहब है, इजाज मलिक साहब है, जिसमें अहम इंकशाफ सामने आया कि भारी रकम लेके जो है नजायज तामीरात करवाने में जो है मुलविस पाए जाते थे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक फायर चीफ कराची नौकरी से फारिग। तहसीन अहमद सदीकी को जालसाजी पर नौकरी से निकाला गया। तहसीन अहमद सदीकी ने जाली तालीमी असनाद जमा करवाई थी। अता हुसैन से तफसीलात जानेंगे। अता हुसैन बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, साबिक कराची फायर चीफ ऑफिसर तहसीन अहमद सिद्दीकी को जालसाजी पर नौकरी से निकाल दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महकमा ह्यूमन रिसोर्स ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहसीन अहमद सिद्दीकी ने जाली तालीमी इसनाद जमा करवाई थी, जबकि सिंध लोकल काउंसिल सर्वेंट कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।